संक्रमण तत्वों में हमने जो टॉपिक किया था उसमें अपने स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों के गुण धर्मों की बात कर रहे थे, तो उन गुण धर्मों में हमारे पास जो अगला गुण धर्म आ रहा है वह है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था अगर अपने बात करें कि संक्रमण तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो हमारे सामने जो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी श्रेणी की, 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो 3D श्रेणी में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है अपने इसका बताते हैं कि NS 1 या 2, फिर क्या करते हैं हमने n-1 D 1 से लेकर 10। तो यहाँ पर 3D श्रेणी के लिए जो n का मान है वो n का मान कितना होता है, 4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4s, अब s में एक इलेक्ट्रॉन 1 होगा या कितना होगा, 2 होगा, और n-1 का मतलब हो गया 3D 1 से लेकर 10 तक। तो ये जो संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो संक्रमण श्रेणी का जो बाह्यतम कोश है वो बाह्यतम कोश कौन सा है हमारे पास, 3D श्रेणी का 4s जो कक्षक है वो हमारे पास क्या है, इसका बाह्यतम कोश के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बाह्यतम कोश तो ये एक है, और इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। लेकिन जो 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये आता है कि जो संक्रमण तत्व है वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने बात करते हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो तो बाह्यतम कोश में उपस्थित आयतनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 या कितने हो सकते हैं, 2 हैं। तो यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका कारण अपने पहले कह चुके हैं कि यहाँ पर 3D व 4s जो कक्षक है, इस 3D व 4s कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिसके कारण से इसमें क्या पाई जाती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। और इसकी जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो किसके कारण से होगी, जो हमारे पास n-1d कक्षक है, उस n-1d कक्षक में जो उपस्थित आयतनिक इलेक्ट्रॉन है उस आयतनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के पर निर्भर करती है कि कितनी ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। वो किस चीज पर निर्भर करती है, n-1d जो कक्षक है उसमें उपस्थित आयतनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कि उसके अंदर 3D कक्षक में कितने आयतनिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। उन आयतनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करेगी। ठीक है, कैसे अपने आयतनिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे अगर अपने यहाँ पर जानकारी लें तो अपने को पता है कि यहाँ पर जो 3D श्रेणी है उस 3D श्रेणी को अगर अपने देखा जाए तो उस 3D श्रेणी को देखने पर अपने पता चलता है सबसे पहले जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अपने कहते हैं क्या होता है हमारे पास, ये अपने इसको कहते हैं ये 4s2, और 3D क्या होता है 1, इसका क्या हो जाएगा D2, ये D3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4s1, 3D क्या हो जाएगा 5, फिर इसमें क्या हो जाएगा D6, सॉरी इसमें आ जाएगा अपने पास 4s2, 3d5, इसमें हो जाएगा d6, d7, d8, इसका हो जाएगा 4s1, 3d10, और इसका हो जाएगा 4s2, 3d10। तो ये इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखें तो हमारे पास पता है कि अपने पास d कक्षक कितने होते हैं, 5, ये 5 d कक्षक हो गए। तो सबसे पहले जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में d कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, फिर टाइटेनियम में देखें तो आयतनिक इलेक्ट्रॉन होंगे 2, वेनेडियम में 3, और क्रोमियम में 5, और s में रहता है 1, मैग्नीज में भी 5 है। अब मैग्नीज के बाद में देखें तो Fe में आयरन में कितने हैं, D में 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नीज के बाद में D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रारंभ हो रहा है, युग्मन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो गया, जिसके कारण से आपने कहा था कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था किस पर निर्भर कर रही है, डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर कर रही है। अपने का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या देखने को मिल रही है, अपने को वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्कैंडियम में सिर्फ +3 है, इसमें +2 से लेकर +4, वेनेडियम में +2 से लेकर +5, क्रोमियम में +2 से लेकर +6, और मैग्नीज में +2 से लेकर +7। सबसे ज्यादा परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको देखने को किसमें मिल रही है, मैग्नीज में देखने को मिल रही है। और मैग्नीज के बाद में फिर अगर आप देखते हैं तो इस ऑक्सीकरण अवस्था के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नीज तक तो ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और मैग्नीज के बाद में इसके मान में क्या आना शुरू होगी, कमी आना प्रारंभ हो गई।
ये किसके कारण से हुआ? तो आपने कहा कि मैग्नीज तक तो जो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और मैग्नीज के बाद में क्या हुआ? डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आनी शुरू होगी? कमी होगी। अर्थात डी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन थे वो युग्मित होना प्रारंभ हो गए। अब युग्मित होने प्रारंभ होने के कारण से इनकी जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें क्या आना शुरू हो गई? कमी आना प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखा। इस ऑक्सीकरण अवस्था में अपने कुछ प्रश्नों की बात करते हैं कि जो स्कैंडियम है, इस स्कैंडियम को अगर देखा जाए तो इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। ये आप देख रहे हो कि स्कैंडियम में सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जा रही है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जा रही है। यहाँ पर जिंक में भी आप देख रहे हो तो जिंक में भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जा रही है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताएं जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, तो आप कौन से तत्व का नाम बताएंगे? स्कैंडियम का बताएंगे या जिंक का बताएंगे या दोनों का बताएंगे? तो अपने यहाँ पर कहा कि देखा जाए तो हमारे पास स्कैंडियम और जिंक दोनों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जा रही, लेकिन वहां पर उसने पूछा क्या गया है कि पूछा है ऐसे संक्रमण तत्व। तो अपने कहते हैं जो जिंक है वो जिंक संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। वह डीप लोक तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इसके कारण से अपने वो तत्व बताएंगे, वो तत्व कौन सा हो जाएगा? हमारे पास स्कैंडियम आ जाएगा। तो स्कैंडियम में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाए जाते। इसका कारण क्या है? इसके कारण को अगर समझें तो हमारे पास यहाँ पर समझने आप जो ध्यान में आती है चीज वो आती है कि जो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या? आर्गन 4s2 3d1। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैस विन्यास ही प्राप्त कर लेता है। स्कैंडियम क्या कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद में क्या कर लेता है? अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से जिंक है तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है हमारे पास आर्गन 4s2 3d10। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तो Zn+2 और Zn+2 करते ही इसके पास आर्गन और ये क्या हो गया? 3d10 विन्यास हो गया, मतलब d10 विन्यास हो गया। इसके अंदर तो d10 विन्यास हो गया और इसका जो स्कैंडियम का जो विन्यास है वो कैसा हो गया? अक्रिय गैस विन्यास हो गया। इन विन्यासों के कारण से इन दोनों तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर अपने बात करें कि यहाँ पर आपको इस श्रेणी में दिखाई दे रहा है एक ऐसा तत्व जिसके अंदर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉपर और कुछ जगह क्रोमियम में भी अपने को +1 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। तो अपने कह देंगे क्रोमियम और कॉपर के अलावा किसी भी तत्व में +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है। तो क्रोमियम और कॉपर ही दो ऐसे तत्व हैं जिनमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। कॉपर में देख सकते हैं आपने, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो अपने पास ये है। देखिए कि कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार का रहा है? तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने लिखा है आर्गन, फिर हमने लिखा 3d10 और 4s1। तो अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसका जो विन्यास है वो कैसा हो जाता है? 3d10 विन्यास हो जाता है, d10 विन्यास हो गया। अर्थात d10 विन्यास होने के कारण से कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ज्यादा स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने कह सकते हैं कॉपर में +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर अपने एग्जाम में पूछ ले कि संकरण तत्वों में एक ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था किसमें पाई जा रही है? मैग्नीज में। कहां से कहां तक? +2 से लेकर कहां तक पाई जा रही है? +7 तक पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन से संकरण तत्वों में पाई जाती है? मैग्नीज में पाई जाती है, +2 से लेकर +7 तक। अब क्यों पाई जाती है? तो अपने पास इसका जो आंसर मिलता है कि इसका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो d5 विन्यास होने के कारण से इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास आता है कि संक्रमण तत्वों की जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है उनका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसके कारण से जब इन तत्वों को फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जोड़ने पर यह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जब किसी संक्रमण तत्व को फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों के साथ जोड़ा जाता है तो वह तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसका कारण क्या है? देखिए अपने समझे कि अगर मैग्नीज को मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूँ तो हमारे पास ऐसे बन गया Mn2, आपने ले लिया इसमें एक तो जो ले लिया इसके अंदर Mn2O7 तत्व ले लिया और एक कौन सा ले लिया? MnO ले लिया।
तो यहाँ पर कहें कि यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें कैसे आ रही है, मैग्नीज की +7 आ रही है, और यहाँ पर जो मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कौन सी है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है। तो कहते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा है, तो अपने कहते हैं +7 वाला जो है वो ज्यादा स्थायी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के उच्च विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण से जब ये किसी भी धातु के साथ जोड़ते हैं तो उनकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से वो उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करवाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जब कोई संक्रमण तत्व ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे तत्वों के साथ जुड़ता है तो वह अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने बात करें कि जो संक्रमण धातु है वह दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं, आयनिक बंध भी बनाते हैं और सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। जब ये किसी यौगिक का निर्माण करते हैं उनमें आयनिक बंध भी पाए जाते हैं और उनमें कौन से बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध भी पाए जाते हैं। अपने पता है कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के सांझे के कारण से बनता है और आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के अपने त्यागने के कारण से, इसमें धात्विक प्रवृत्ति होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होगा और कौन सा ज्यादा सहसंयोजक प्रवृत्ति का होगा। जैसे आपको ये दो उदाहरण दे दिया जाए, Mn2O7 और MnO, दो मैग्नीज के ऑक्साइड है, ठीक है। इन दोनों ऑक्साइड में से कौन सा आयनिक प्रवृत्ति का है और कौन सा सहसंयोजक प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक होंगे उनकी प्रकृति आयनिक होगी और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक होंगे वो सहसंयोजक प्रवृत्ति के होंगे। क्लियर होगी चीज कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक होंगे उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, हमारे पास आयनिक प्रकृति के होंगे और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले कैसे होंगे, सहसंयोजक प्रवृत्ति के। तो यहाँ पर इसमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसके अंदर जो बंध होगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा, और यहाँ पर जो बंध होगा इसके अंदर वो कौन सा होगा, हमारे पास आयनिक बंध होगा। तो इसमें यहाँ पर दो प्रकार के दोनों प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, आयनिक अवस्था प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो अपने कह दें कि जैसे जैसे अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होने के साथ साथ आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, और सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था वृद्धि के साथ आयनिक प्रवृत्ति में कमी आती है और सहसंयोजक प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर इनके अपने यौगिक लिए जाएं जिनमें ये विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे अपने मैग्नीज के लिए ऑक्साइड लेते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का अगर जिक्र करें मैग्नीज के और उनके अम्लीय और क्षारीय गुणों की अगर अपने बात करें, ठीक है, मैग्नीज के विभिन्न ऑक्साइड लिए और उन ऑक्साइडों की अपने कौन सी प्रवृत्ति देख रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति देख रहे हैं। जैसे मैंने इसका ऑक्साइड लिया MnO, Mn2O3, MnO2, ठीक है, और इसके अलावा अपने इसका ले लिया MnO3 और ले लिया अपने Mn2O7। ठीक है, यहाँ पर देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था आपको यहाँ पर इसकी जो आपने देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि हो रही है +2, यहाँ पर आपके पास इसके अंदर इसमें देख सकते हैं अपने पास +4, यहाँ पर आपने निकालना चाहे तो 2x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आपके पास यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, यहाँ पर अपने देख सकते हैं +6 आ रही है और यहाँ पर कौन सी आ रही है, +7 आ रही है। तो ये जो मैग्नीज के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड यहाँ पर अपने निर्मित किए गए हैं, उन ऑक्साइडों में से अपने पहली बात तो करें इससे पहले जो अपने सहसंयोजक और आयनिक प्रवृत्ति की बात की थी, तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक प्रवृत्ति का कौन सा हो गया, MnO जो यौगिक है वो सबसे ज़्यादा आयनिक प्रवृत्ति का होगा और Mn2O7 सबसे कम आयनिक प्रवृत्ति का होगा, अर्थात इसमें सहसंयोजक गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यह है कि इनमें ऑक्सीकरण अवस्था वृद्धि के साथ साथ अपने को ये पता है कि ज़्यादातर जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि धात्विक ऑक्साइडों का जो निर्माण होता है वह धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो MnO है
इस MnO की जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रवृत्ति। तो अपने को यहाँ पर जो धातुओं के लिए, जो ऑक्साइडों के लिए जो नियम है उसके आधार पर अपने देखा जाए कि धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ इनकी क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आती है, कमी आती है, अर्थात वो कैसे होते जाते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसे हो जाएगी, उभयधर्मी प्रवृत्ति का हो गया ये, ठीक है, और इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसे हो गई, अम्लीय प्रवृत्ति की हो गई, ठीक है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं अर्थात इनकी प्रकृति भी कौन सी है, सहसंयोजक प्रवृत्ति है, इसके कारण से ये कैसे हो जाएंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे। यहाँ पर निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक हैं वो कैसे हो जाएंगे, हमारे पास क्षारीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले धात्विक गुणों को ही दर्शाते हैं अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाती है, आयनिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर ये देखा गया, इस श्रेणी के अंदर आपने ध्यान में दिया है कि जो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, लेकिन कुछ संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास अगर उदाहरण दिया जाए NiCO4 का उदाहरण लें तो यहाँ पर जो निकल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। इसी तरह से अगर अपने पास उदाहरण लिया जाए FeCO5 तो यहाँ पर आयरन की अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। ये क्या है, धातु कार्बोनिल यौगिक है। तो इन धातु कार्बोनिल यौगिकों में जो हमारे पास संक्रमण तत्व आ रहे हैं, इन संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्सीकरण अवस्था कैसी आती है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था को ये प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुओं का जो अन्य इंपॉर्टेंट जो गुण आता है वह है उत्प्रेरकीय गुण। ज़्यादातर जो उत्प्रेरक निर्मित होते हैं, धातु उत्प्रेरक होते हैं या जो मिश्र धातु उत्प्रेरक होते हैं वो संक्रमण धातुओं के ही होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण में हमारे पास आता है, जैसे अपने पास लेते हैं कि जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो ये जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आती है और इसको किस में बदल देता है, वनस्पति घी में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा उदाहरण आता है कि जब वेबर विधि के द्वारा अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है N2+3H2, ठीक है, इसके अंदर जो उत्प्रेरक है उस उत्प्रेरक को अपने कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं, आयरन उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। तो ये जो आयरन उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यहाँ पर किसको काम में लेते हैं, अपने मोलिब्डेनम को काम में लेते हैं। तो यह भी अपने पास कौन सा है, संक्रमण धातु उत्प्रेरक है। इसी के तरह अपने पास बात करते हैं कि जब ओस्टवाल्ड विधि की बात की जाए तो ओस्टवाल्ड विधि में अपने जब देखते हैं कि जब HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का जब निर्माण किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का जब निर्माण किया जाता है तो इस नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में अपने उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लेते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। तो प्लेटिनम यहाँ पर अपने पास क्या रहता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी तरह से अपने जब पॉलीथीन का जब निर्माण किया था तो बहुलक वाले चैप्टर में हमने देखा था पॉलीथीन के निर्माण में हमने देखा था जिंगलर नाइट्राइल उत्प्रेरक TiCl4 प्लस C2H5 Al। तो यहाँ पर भी जो है वो संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में इसमें काम में लिया जा रहा है। तो अपने देखते हैं कि ज्यादातर जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक कौन से होते हैं, संक्रमण धातु के ही होते हैं या संक्रमण धातुओं से निर्मित जो मिश्र धातु है उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। ये तो हो गए उत्प्रेरक जो आपने उदाहरण लिए। अब यहाँ पर ये आता है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्यों करती है, तो उनके जो कार्य करने का जो कारण है उस कारण का आपने पता लगाएं कि वहां पर उसके जो संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करने का जो हमारे पास कारण क्या रहता है, इस कारण को समझें कि ये किस कारण से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो इसका जो कारण है हमारे पास वो कारण बनता है N-1D कक्षक का आंशिक रूप से भरा होना, ठीक है।
जो हमारे पास संक्रमण धातुओं के जो n-1d कक्षक है वह n-1d कक्षक आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। इस आंशिक रूप से भरे हुए होने के कारण से ही संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो ये क्या करती है संक्रमण धातुएं, किसी क्रियाकारक अणु के साथ, ठीक है, कोई भी क्रियाकारक अणु है, उस क्रियाकारक जो अणु है उसके साथ जो संक्रमण धातु है, वो संक्रमण धातु अपने रिक्त जो डी कक्षक है, क्योंकि आंशिक रूप से भरा हुआ है तो उसके अंदर रिक्त डी कक्षक भी होंगे, तो उन रिक्त डी कक्षकों का उपयोग कर, ठीक है, रिक्त डी कक्षकों का उपयोग कर मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, क्या करेगी ये कि जो इसके पास रिक्त डी कक्षक है, उन रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करके ये किसका निर्माण कर लेते हैं, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ये जो मध्यवर्ती यौगिक होते हैं वो अपने को पता है कैसे होते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें स्थायित्व नहीं होता है, तो ये बाद में किसमें विभक्त हो जाते हैं, उत्पाद में विभक्त हो जाते हैं। इस मध्यवर्ती यौगिक बनने के कारण से इस जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, उस सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसके कारण से अभिक्रिया क्या है, कम ऊर्जा में या जल्दी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनने के कारण से जो अभिक्रिया का जो मार्ग है उस मार्ग को ऐसा बना देते हैं जिससे उसकी संक्रमण जो ऊर्जा है उस संक्रमण ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, और जिससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, जल्दी संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कि जो संक्रमण धातु अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उत्प्रेरक के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसके क्यों प्रदर्शित करने का अपने यहाँ पर कारण इसमें स्पष्ट कर दिया। अगला अपने पास आता है कि जो संक्रमण धातु के जो यौगिक होते हैं वो रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। इनके रंगीन प्रवृत्ति के होने के कारण को समझें तो अपने कहेंगे जिन यौगिक, अर्थात यौगिक जब बनाएंगे संक्रमण धातु क्या बन जाएंगे, वहां पर आयन के रूप में हो जाएंगे। तो अपने कहते हैं कि जो संक्रमण धातु आयन है, अगर उन संक्रमण धातु आयनों में अक्रिय गैस विन्यास अगर आ जाता है, तो अक्रिय गैस विन्यास आने के कारण से इन धातु आयन कैसे हो जाएंगे, हमारे पास रंगहीन हो जाएंगे। ठीक है, अगर संक्रमण धातुओं का संक्रमण धातु आयनों का अगर विन्यास है, अक्रिय गैस विन्यास को अगर वो प्राप्त कर लेते हैं उस आयन के निर्माण के कारण से, तो वो कैसे होते हैं, रंगहीन प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे अपने पास बात कर सकते हैं, स्कैंडियम के ऊपर अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था अगर लगा दी जाए तो स्कैंडियम के ऊपर +3 का मतलब क्या हो जाए, इसका जो विन्यास है वो कैसा हो जाएगा, अक्रिय गैस आर्गन के जैसा हो जाएगा, जिसके कारण से स्कैंडियम का अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो यौगिक होगा वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि रंगीन क्यों होते हैं, तो रंगीन होने का कारण हमारे पास क्या होगा, अपूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से संक्रमण धातु आयन कैसे होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमारे पास इसका कारण समझ में आया कि संक्रमण धातुओं के जो यौगिक है वो रंगीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं। तो अपने कहेंगे जिनमें अपूर्ण डी कक्षक पाया जाता है तो उनके विलयन कैसे होते हैं, सामान्यतः रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। और ये जो विलयनों में जो रंगीन प्रवृत्ति है वो आयनिक और सहसंयोजक दोनों यौगिकों में पाई जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ आयनिक यौगिकों में पाई जाएगी, वो किस में पाई जा सकती है कि ये अपने कहते हैं कि जो ये प्रवृत्ति है आयनिक यौगिकों में भी पाई जाती है, और ये जो प्रवृत्ति है वो सहसंयोजक प्रवृत्ति यौगिकों में भी पाई जाती है। शर्त ये है कि अपूर्ण डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, जिसके कारण से क्या होते हैं कि ये डी कक्षक अपने पास जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देते हैं। स्थानांतरण किस में करते हैं, P2G कक्षक से EG कक्षक में ऊर्जा का अवशोषण कर चले जाते हैं। ठीक है, और वो T2 से जब EG कक्षक में ऊर्जा का अवशोषण करके जाते हैं तो जो EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर का होता है, जो उसके लिए क्या होता है, अस्थायी होता है,
तो जब वापस वह Eg से T2G में आएगा, अपने पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ये दृश्य प्रकार के विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और दृश्य प्रकाश के विकिरणों के उत्सर्जन के कारण से इनके जो विलयन है वो कैसे होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो अपने इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसके कारण से होता है, T2G से Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण है वो किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ अपने को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में देखने को ही मिलता है। T2G से Eg क्या है, जो अपने उप सहस्र यौगिक जब करेंगे तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण से D कक्षकों को दो भागों में बांट दिया जाता है, T2G कक्षक में, Eg कक्षक में। तो वहाँ ये डिटेल आती है, लेकिन अपने पास यहाँ पर अगर प्रश्न आता है कि संक्रमण धातु आयनों के जो विलयन होते हैं वो रंगीन प्रवृत्ति के क्यों होते हैं, तो इसका कारण हमारे पास क्या आएगा कि अगर संक्रमण धातु आयनों के विलयन में अपूर्ण D कक्षक है तो अपूर्ण D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो दृश्य प्रकाश की जो ऊर्जा का अवशोषण कर वह इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से किस में चले जाते हैं, Eg कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण से उनके जो यौगिक होते हैं वो रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। संक्रमण धातुओं का जो अगला गुण है वह है चुंबकीय गुण, कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का कारण अपने से पूछा जाए कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो अपने पास इसका उत्तर क्या हो जाएगा, D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से संक्रमण धातुएं जो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है। तो इसके चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का जो कारण है वह कारण हुआ हमारे पास D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनके चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति है, कि अपने पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो कक्षीय गति और एक कौन सी होती है, चक्रण गति। जैसे हमारे पास ये नाभिक है और ये ऊर्जा स्तर है, इस ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति देखने को मिलेगी, एक तो अपने को कक्षीय गति देखने को मिलेगी और एक इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के ऊपर ही घूमता है, चक्रण गति भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कक्षीय गति को अपने μL से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण गति को μS से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात चुंबकीय गुण इन दोनों गतियों के योग पर निर्भर करता है। तो अपने यहाँ पर कह दिया μ बराबर μL प्लस μS बोर मैग्नेटोन। तो चुंबकीय गुणों को जो मापने का जो मात्रक है वो मात्रक हमारे पास क्या है, बोर मैग्नेटोन है। तो चुंबकीय आघूर्ण को सामान्यतः अपने बोर मैग्नेटोन से प्रदर्शित किया जाता है। और अपने कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, वह एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन किसके रूप में कार्य करेगा, एक छोटे चुंबक के रूप में कार्य करता है, जिसको अपने क्या बोला जाता है, डोमेन कहा जाता है। एक छोटा इलेक्ट्रॉन किसके रूप में कार्य करता है, एक छोटे चुंबक के रूप में कार्य करता है, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, अपने डोमेन नाम दिया जाएगा। और हमने कहा था चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त किसमें किया जाता है, बोर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है। तो जो एक बोर मैग्नेटोन है उसका जो हमारे पास मान आता है वो हमारे पास EH/4πmc आता है। ठीक है, अब अपने बात करें कि जो संक्रमण धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, संक्रमण धातु में जो इलेक्ट्रॉन है n-1d कक्षक में पाए जाते हैं। अर्थात संक्रमण धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। तो सतह पर पाए जाने के कारण से अपने कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहरी वातावरण से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बाहरी वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण से इन इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीमित हो जाती है। तो कक्षीय गति सीमित होने के कारण से हम कह सकते हैं कि जो μL है इसका मान लगभग क्या हो जाता है, हमारे पास नगण्य हो जाता है। ठीक है, क्यों नगण्य हो गया, क्योंकि संक्रमण धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो सतह पर पाए जाते हैं और सतह पर पाए जाने के कारण से ये बाहरी वातावरण से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण से अपने कह सकते हैं कि जो चक्रण गति है वो चक्रण गति का जो मान है वो लगभग क्या जाता है, नगण्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने कह सकते हैं कि जो हमारे पास म्यू का मान है वो म्यू का मान सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, अपने μS के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि μL पर उसकी जो निर्भरता है वो निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस म्यू का जो मान है वो म्यू का मान अपने कैसे निकालते हैं, तो म्यू के मान को निकालने के लिए हमारे को एक सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्या है हमारे पास, म्यू बराबर क्या होता है, √n n+2।
पोल मैग्नेटोन। तो इससे अपने म्यू के मान को निकाला जा सकता है, चुंबकीय आघूर्ण के मान को निकाला जा सकता है। यहाँ पर म्यू तो हो गया चुंबकीय आघूर्ण और एन क्या है, डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी डी कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण के मान को क्या कर लिया जाएगा, ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसे किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मान अगर 2 है तो एन का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी में अगर 3 है तो एन का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके आधार पर अपने चुंबकीय आघूर्ण के मान को निकाला जा सकता है। और चुंबकीय गुणों की प्रवृत्ति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के भी होते हैं। ठीक है, वो लोह चुंबकीय प्रवृत्ति के भी होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और फेरी चुंबकीय प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अनुचुंबकीय, हमारे पास प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये जो अपने गुण हैं, जो अपने ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसके अंदर वहाँ पर इनको अपने डिटेल में किया जाता है कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से इनको 5 भागों में अपने क्या करते हैं, बांटा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी डिटेल अपने यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अब अपने पास आता है अंतरकाशी यौगिक। अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं कि अपने देते हैं कि संक्रमण धातुओं के जो परमाणु हैं वो संक्रमण धातुओं के परमाणु निबिड़ संकुलित संरचना में जुड़े रहते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा निकटता से वो जुड़े रहते हैं। निकटता से जुड़ने के बावजूद, जैसे ये परमाणु है तो वो परमाणु के इस तरह से निकटता में जुड़े हुए हैं, निकटता में जुड़े होने के बावजूद भी इन परमाणुओं के बीच में अपने को ध्यान से देखने पर अपने को पता चलता है कि यहाँ पर खाली स्थान बच रहा है। इन खाली स्थान को अपने क्या नाम देते हैं, रिक्ति कहा जा सकता है या क्या बोला जा सकता है, अंतराकाशी स्थल बोला जा सकता है। ठीक है, तो निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान को क्या कहा जा सकता है, रिक्ति, होल या अंतरकाशीय स्थल कहा जा सकता है। इन अंतरकाशीय स्थलों के अंदर जो छोटे आकार के जो अधात्विक परमाणु होते हैं, छोटे आकार के अधात्विक परमाणु, जैसे अपने पास हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, बोरोन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये क्या है, छोटे आकार के अधात्विक परमाणु। तो ये जो छोटे आकार के अधात्विक परमाणु हैं वो इन अंतरकाशीय स्थलों में क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से इनको क्या बोला जाता है, अंतरकाशी यौगिक बोला जाता है। कि संक्रमण धातुओं की जो निबिड़ संरचना के मध्य जो रिक्त स्थल है उन रिक्त स्थलों के अंदर छोटे आकार के अधात्विक परमाणु उन स्थलों पर पहुंच जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से वह अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब इन अंतरकाशी यौगिकों का जो संगठन है वो संगठन किस पर निर्भर करेगा, धातु और अधातु की परमाणुीय त्रिज्या के अनुपात के ऊपर निर्भर करेगा। कि धातु परमाणु और अधातु परमाणु की जो परमाणुीय त्रिज्या है उन परमाणुीय त्रिज्या का अनुपात कैसा है इसके ऊपर निर्भर करेगा। इन यौगिकों का जो विद्युत चालकता, कठोरता व गलनांक और जो क्वंथनांक हो जाता है वो सामान्य धातु यौगिकों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा चालक होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या मिल गई, अशुद्धि मिल गई। अशुद्धि मिलने के कारण से इनकी जो चालकता है या जो गलनांक है, क्वंथनांक है, कठोरता है, वो क्या हो जाती है, वृद्धि आ जाती है। तो ये हमारे पास हो गए अंतरकाशी यौगिक। अब अगला जो टॉपिक है कि संक्रमण धातुएं हैं, वह संक्रमण धातुएं किसका निर्माण करती है, मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। ये मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करती है, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, तो अपने कहेंगे संक्रमण धातुओं के जो परमाणुीय आकार है, संक्रमण धातुओं के परमाणुीय आकार वो क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो परमाणुीय आकार लगभग समान होने के कारण से एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से क्या किया जा सकता है, आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे अपने कहें कि ये हमारे पास कॉपर की
जो निबिड़ संकुलित संरचना है, जिसमें जो परमाणु है बहुत निकटता से इसके अंदर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कॉपर की निबिड़ संकुलित संरचना में ये जैसे अपने पास जिंक का परमाणु है, तो कॉपर और जिंक के परमाणुओं का जो आकार है वो लगभग क्या है, समान है, जिसके कारण से क्या किया जा सकता है, इस कॉपर के परमाणु को जिंक परमाणु से क्या किया जा सकता है, आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसके कारण से क्या कर देंगे, यहाँ पर दो धातुओं का क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, और इस मिश्रण बनने के कारण से ये किसका निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास मिश्र धातु का उदाहरण आता है पीतल, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जिंक होता है। इसी तरह से हमारे पास मिश्र धातु का उदाहरण आता है कांसा, जिसमें कॉपर प्लस क्या होता है, टिन होता है। तो ये क्या है, सामान्य का जो उदाहरण है हमारे पास वो कौन सी है, संक्रमण धातुओं की है। तो संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार लगभग समान होने के कारण से वो किसके निर्माण करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिश्र धातु, जिसको अपने ठोस विलयन भी कहा जा सकता है। मिश्र धातु का दूसरा नाम अपने क्या कहा जा सकता है, ठोस विलयन। विलयन वाले चैप्टर में अपने कहा था कि जिसमें विलय और विलायक क्या होता है, दोनों ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो मिश्र धातु का निर्माण वो करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या स्टार्ट करेंगे, एफ ब्लॉक को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आने वाले 1 या 2 दिनों में आपको जो वीडियो है वो रोज के मिलेंगे। अभी तो जैसे एक दिन छोड़कर आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आने वाले 1 या 2 दिनों में आपको रोज को वीडियो मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और जुलाई माह में अपने कोशिश करेंगे कि आपके 3 या 4 चैप्टरों को और कंप्लीट कर दिया जाए।